कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन एंड कंबाइन करना कैपेसिटर्स को। तो यानी कि अपन ने अभी तक पढ़ा कि एक कैपेसिटर कैसे होता है। अब एक से ज्यादा कैपेसिटर्स को अपन जब जोड़ रहे हैं, उनके जोड़ने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ फायदा हुआ होगा तभी जोड़ते हैं, इंसान की तो आदत है उंगली करने, कुछ ट्राई करके देखा होगा, फायदा मिला होगा, तभी तो पता चला होगा कॉम्बिनेशन किस किस प्रकार से कर सकते हैं और क्या हो सकता है। तो वही देख रहे हैं कि जब दो से ज्यादा या दो कैपेसिटर्स को ऐड करें तो कैसे कर सकते हैं, उनका रिजल्टेंट क्या होगा, उनमें एनर्जी वगैरह क्या होगी, पोटेंशियल क्या होगा इनका, और कुछ फायदा हो या नुकसान, वो भी तो देखेंगे। तो ये तो था अपना आज का टॉपिक जो बता दिया। काम की बात एक और है कि अभी चल रहा है कोरोना, तो वैक्सीनेशन वगैरह करवा लो सब है, सब घरों में बैठे हैं, लॉकडाउन लग रहा है, बोरियत भरी जिंदगी चल रही है, कुछ नया है नहीं जिंदगी में, एक वैक्सीन ही नहीं आई है, यही लगवा लो, ट्राई करो। कई सोच रहे हैं वैक्सीन लगवाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर कुछ नहीं, बिना लगवाए तो ठीक है, लगवाने के बाद क्या जा रहा है। एक बार वैक्सीनेशन करवा लो सब, जिसको मौका मिल रहा है जैसे मिल रहा है सब लगवा लेनी चाहिए वैक्सीन। क्योंकि वैक्सीन एक अपने लिए सेफ्टी टाइप का काम कर रही है ना, हेलमेट की तरह हो गया, कि जैसे गारंटी तो नहीं ले सकता कि वैक्सीन लगाने के बाद अपने को कुछ नहीं होगा, लेकिन बाइक चलाते समय अपन हेलमेट लगा लेते हैं तो अपने को एक सिक्योरिटी तो मिलती है ना, कि नुकसान कुछ कम होगा। ठीक उसी तरह वैक्सीन है, लगवा लेंगे काम हो जाएगा, कुछ अपने को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो ये थी काम की बात एक और, वैक्सीन लगवा लो और अपना स्टेटस डाल दो यार, मैंने वैक्सीन लगवा ली, नहीं तो फिर आपको अपना स्टेटस लगाने का मौका मिल रहा है वैक्सीन का, नहीं कोई और आपका स्टेटस लगाएगा एक ऐसे फोटो फ्रेम में रख के, वो कैसा लगेगा, तो वो तो आपको पता नहीं चलेगा कैसा लग रहा है कैसा नहीं। तो उससे तो बढ़िया है फोटो फ्रेम में जाने से अच्छा है वैक्सीन लगवा लो। तो ये लगवा लेना, और अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कि कैपेसिटर को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। दो मेथड है इनके कंबाइन करने के, सस्ती चीज है, आराम से समझ में आ जाएगी। जैसे आपने 10th क्लास में, 10th तो पास है ना सब, यहाँ पे 12th में आ गया, 10th तो पास आउट है, उसमें आपने रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना सीखा होगा, कुछ सीखा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा कुछ उसका, बस मुझे नहीं लगता वो भी होगा। अपन चलते स्टार्ट जीरो से करते हैं ना। फिर इनके दो मेथड होते हैं, एक होता है सबसे पहला मेथड देख रहे हैं अपन, पैरेलल मेथड। पैरेलल मेथड दो मेथड होता है, साथ देख लेते हैं ना। एक तो हो गया पैरेलल मेथड और दूसरा कौन सा है, सीरीज मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन। यही दो मेथड मिलते हैं, जैसे 11th में थर्मो में गए होंगे तो वहां पे भी यही दो मेथड मिले होंगे, पैरेलल में दो रोड्स को लगा रहे हैं, सीरीज में लगा रहे हैं, क्या क्या अंतर होता है वहां पे के देखते हैं, यहाँ पे सी इक्विवेलेंट देखेंगे बस। जैसे रेजिस्टेंस में चले जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो वहां पे रेजिस्टेंस देख लेंगे बस। इनके बीच में कुछ ऐसा बना लो दीवार, दोनों कुछ अलग अलग है, दोनों में नफरत है कुछ, तभी तो अलग अलग पढ़ रहे हैं, नहीं एक साथ ही पढ़ लेते हैं। करना कुछ नहीं, जो मैं बता रहा हूँ याद कर लो, देख लो, या चाहो तो रट लो उस चीज को। सबसे पहले पैरेलल मेथड में, पैरेलल मेथड में क्या होता है, पोटेंशियल, पैरेलल को क्या बोलते हैं, समांतर विधि, कॉम्बिनेशन की समांतर, और उसे बोलते हैं श्रेणी। तो इसमें क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, जितने भी कैपेसिटर लगाएंगे अपन जो पैरेलल में होंगे, उनमें कैपेसिटेंस, ये सॉरी क्या, पोटेंशियल सेम होगा उनमें। तो जितने भी कैपेसिटर्स लगाएंगे पैरेलल, यानी कि पोटेंशियल, सभी का पोटेंशियल सेम होगा, जितने भी कैपेसिटर होंगे उन सभी का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक बात है, चाहे उनकी कैपेसिटेंस कुछ भी हो लेकिन उनका पोटेंशियल सेम होगा, कैपेसिटेंस कुछ भी हो। तो इसमें पैरेलल में P फॉर पोटेंशियल, पैरेलल में याद रखना, और सीरीज में क्या सेम होगा, चार्ज सेम होगा, सीरीज में चार्ज सेम होगा, चाहे कैपेसिटेंस कुछ भी हो। जितने भी कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए होंगे उनमें चार्ज सेम होगा, और जितने भी कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हुए होंगे उनमें पोटेंशियल सेम होगा उनका। बस ये दो चीजें याद रखना भी, और एक एक और याद रखनी है। तो फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में चले जाएंगे तो उसमें चार्ज की जगह कौन ले लेगा, इलेक्ट्रिसिटी, करंट ले लेगा, जिनमें करंट सेम होगा वो सब सीरीज में होंगे। हाँ वहां पे पोटेंशियल सेम होता है कि विभवांतर सबका सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सभी का सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। एक चीज और, जब यहाँ पे पोटेंशियल सेम हो रहा है तो कुछ तो दिक्कत होगी, इनमें जो चार्ज होता है वो सेम नहीं होगा, और वो चार्ज होता है वो किसमें, जो इनकी कैपेसिटेंस होती है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो इनमें चार्ज होगा वो इक्वल टू सी, यानी कि जितने भी कैपेसिटर होंगे उन सब में चार्ज क्या होगा, बटेगा, कुछ ना कुछ चार्ज जाएगा। समझ में आ जाएगा सब, अभी समझते जाओ, जितना बता रहे हो उतना याद करते जाओ अभी। तो उनमें चार्ज कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि किसी कैपेसिटर की जितनी ज्यादा लेने की क्षमता होगी उतना उसमें चार्ज स्टोर कर सकता है ना वो, ऐसे ही होगा। लेकिन यहाँ पे चार्ज सेम है तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा सभी में। तो जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कैपेसिटेंस के। और यहाँ पे चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बस। डायरेक्टली इनवर्सली क्या सेम है, पोटेंशियल क्या सेम है, चार्ज। ये चार चीजें ध्यान रखनी है बस आपको, सब कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल सब पता चल जाएंगे आपको, ये याद रखनी है। पोटेंशियल सेम, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कैपेसिटर के, कैपेसिटेंस के। चार्ज सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कैपेसिटेंस के। चलो ये बात नोट हो गई, तो अब इन्हीं पे कुछ समझा है ना कैसे क्या हो रहा है, समझ में अच्छे से आएगा, समझना अपने को। तो यहाँ पे पैरेलल में क्या, दो कैपेसिटर ऐड कर दो, दो कैपेसिटर मैंने क्या किया, पैरेलल में दो कैपेसिटर को ऐड कर दिया, और ये कुछ इस तरह से मैंने बैटरी वगैरह जो भी है जोड़ दिया। इसकी C1 मान लो और इसकी कैपेसिटेंस C2 मान लो। पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा आपको, और ये सीरीज में कुछ इस तरह से मिलेगा, यानी कि दो कैपेसिटर जब सीरीज में जुड़े हुए हैं, ये C1 मान लो, ये C2 मान लो। जी जी। अब एक सबसे पहली बात अप्लाई करते हैं, वो क्या बताया कि जो कैपेसिटर जो पैरेलल में होते हैं उनमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल सेम होता है। तो यहाँ पे यानी कि इसका पोटेंशियल मैंने V मान लिया, इसका पोटेंशियल मैंने V मान लिया, तो इसका भी पोटेंशियल V ही होगा। इसका पोटेंशियल यदि मैंने V माना तो इसका पोटेंशियल भी V ही होगा, यानी कि इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा। पहली बात अप्लाई होगी, इसमें भी वो पहली बात अप्लाई करो, क्या, चार्ज सेम होगा। चार्ज सेम ऐसे होगा कि इसने मान लो Q चार्ज लिया, बैटरी से Q चार्ज आया, तो इसको भी Q ही चार्ज मिलेगा। अब आप कहोगे कि ये तो Q चार्ज को स्टोर कर लेगा, स्टोर कैसे कर लेगा, ये देखो इस पे मान लो ये प्लस वाला जोड़ा है मैंने यहाँ पे, तो इस वाले पे प्लस चार्ज आएगा, इधर वाले पे क्या जाएगा, माइनस चार्ज इंडक्शन से, फिर इस माइनस का अपोजिट इस पे कितना आ जाएगा, प्लस, प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस वाला इससे अटैच, देखा आया, जितना चार्ज आया वो उतना ही चला गया ना कंडक्शन से, सॉरी कैसे, इंडक्शन से। तो ऐसे याद रखना कि चार्ज सेम है, ए और बी में चार्ज दोनों कैपेसिटर हैं जिनमें चार्ज सेम है, लेकिन दूसरी बात पोटेंशियल अलग अलग होगा। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, V1 इसका मान लें तो V2 इसका होगा, पोटेंशियल अलग होगा। ठीक इसी प्रकार इस पे चार्ज Q1 मानेंगे तो इस पे चार्ज Q2 मानेंगे, इस पे चार्ज Q1 तो इस पे चार्ज Q2, चार्ज Q1 चार्ज Q2। अब मान लो बैटरी पे V वोल्टेज है, बैटरी पे V वोल्टेज है और ये Q चार्ज फ्लो कर सकता है, Q नेट चार्ज फ्लो कर सकता है, ऐसा इसमें मान लेते हैं। बैटरी पे V पोटेंशियल है और Q चार्ज फ्लो कर सकता है, तो यानी कि जितना बैटरी देगी उतना ही तो चार्ज ले सकते हैं, उतना ही तो पोटेंशियल ये कवर कर सकता है। तो देखो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से इसको मिटा देते हैं ना एक बार, ज्यादा बढ़िया बन गया ये। बैटरी से गया Q चार्ज, ऐसे गया, यहाँ से निकला यहाँ पे आ गया, कुछ चार्ज इधर चला गया, कुछ चार्ज इधर चला गया, Q1 इधर चला गया, Q2 इधर चला गया। फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि वो चार्ज किसके, कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि Q चार्ज इसमें जितना, इसकी जितनी औकात है उतना चार्ज ये ले लेगी, इसकी जितनी औकात है उतना चार्ज ये ले लेगी, यही बात है। यानी कि Q चार्ज है वो दो भागों में डिवाइड हो गया, एक तो Q1 में एक Q2 में, इनकी औकात के हिसाब से। फिर यहाँ से आया चार्ज और यहाँ से निकल गया, बैटरी में वापस Q चार्ज जाएगा। चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, चार्ज कभी नहीं बदलता एक सिस्टम के लिए, ठीक है, इतना चला गया। तो मैं यहाँ से ऐसे लिख दूं कि ये जो मेरे पास नेट Q चार्ज था, यहाँ पे देख लो ना कि यहाँ पे जो Q चार्ज था उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Q1 प्लस Q2। जो Q चार्ज था वो यहाँ पे आके दो भागों में डिवाइड हो गया और वो दोनों भाग मिलकर फिर Q बन गए। तो
तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 लिख सकता हूं मैं यहां से, सही बात है। तो Q क्या हो गया, CV। Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो ये कितना हो गया, C1V1 प्लस C2V2। CV इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो Q1 को मैं C1V1 लिख सकता हूँ ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इनका पोटेंशियल तो सेम ही होगा, ये भी V होगा, ये भी V होगा। जितना बैटरी का होगा उतना इनका हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो ही है, दोनों पैरेलल में, तो पोटेंशियल सेम होगा। तो यहाँ पे V कैंसिल आउट, यानी कि जो C इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है वो होता है C1 प्लस C2। ये बात समझने वाली थी यहाँ पे कि कैसे हो रहा है C1 प्लस C2, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2। इसमें कुछ ज्यादा बड़ा तो काम किया नहीं, चार्ज को सेम किया, CV इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। अब चलो बात कर लेते हैं इसकी। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो यहां से बैटरी से गया V वोल्टेज, बैटरी से निकला V वोल्टेज, यहाँ पे चल के V1 इसने रख लिया तो बच गया इसके पास V2। V1 इसने रख लिया तो इसके पास कितना बचा, V2, यानी कि V नेट जो वोल्ट पोटेंशियल है ये कितना हो गया, V1 प्लस V2। दो जगह डिवाइड हो रहा है ना, V1 और V2 में, तीन होते तो V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाता, चार होते तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 हो जाता, ऐसे n चलते रहते कितने भी होते। तो यहाँ से V को क्या ले सकता हूँ मैं, V को क्या ले सकता हूँ मैं, Q बाई C लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, Q1 बाई C1 प्लस Q2 बाई C2। और यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी आपने, Q चार्ज सेम है तीनों जगह, तो Q से Q कैंसिल हो गया, यानी कि इनकी जो नेट इक्विवेलेंट निकल के आई है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C1 प्लस 1/C2, ये इनका सीरीज में रिजल्टेंट निकल के आ गया। इक्विवेलेंट के लिए इन दोनों को हटा के अपन इतनी कैपेसिटेंस की एक कैपेसिटर रख दे तो भी काम चल जाएगा। जैसे यहाँ पे दो आदमी है C1 C2 नाम के, तो ये क्या कर रहा है, ये एक दिन में 10 सिगरेट पी सकता है, ये भी एक दिन में 10 सिगरेट पी सकते हैं, 20 मान लो 20 सिगरेट पी सकते हैं, यानी कि टोटल 30 सिगरेट पी रहे हैं यहाँ पे। फिर इनकी जगह क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लाके कबीर सिंह को बिठा दिया, वो क्या कर रहा है 30 सिगरेट अकेला ही पी रहा है, यानी कि इन दोनों को हटा के कबीर सिंह रख सकते हैं ना यहाँ पे 30 सिगरेट। वही बात यहाँ पे कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा, इन दोनों को हटा के अपन इतनी कैपेसिटेंस की एक कैपेसिटर रख सकते हैं, यहाँ पे जगह बचेगी, काम बढ़िया होगा ना। तो ये था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कि आपको कुछ नहीं समझ में आया अभी तक, पता है, अब आएगा समझ में, जब क्वेश्चन करेंगे तब आएगा आपको समझ में, है ना। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे आते हैं ना, क्वेश्चन बनने से मतलब अपने को क्वेश्चन एक दे रखा है अपने पास, ये दे दिया, चलो फिर एक ये ऐसे दे दिया कुछ, हाँ सीधा नहीं बनाना, ऐसे दे दिया कुछ, फिर एक दे दिया ये मान लो एक कैपेसिटर कुछ ऐसे लगा दिया, फिर एक कैपेसिटर कुछ ऐसे लगा दिया और ये वाली लाइन खाली है, ये ए बी मान लो, ए और बी दो लाइन बता दी यहाँ पे। फिर पूछ रहा है कि ए और बी के इनकी कैपेसिटेंस सी मान लो, ए और बी के बीच में कितना एक कैपेसिटर रखना है अपने को, यानी कि एक कबीर सिंह ला के रखना है, तो उस कबीर सिंह कितनी सिगरेट पी सकते हैं, यानी कि उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, सी इक्विवेलेंट पूछ रहा है यहाँ से, सी इक्विवेलेंट कितना होगा इन तीनों का। तो सी इक्विवेलेंट के लिए क्या कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन दो टाइप की हो सकती है, एक तो सीरीज और एक पैरेलल। अब सबसे पहले ये देखते हैं सीरीज में है या पैरेलल में। तो एक बात और नोट कर लो यहाँ पे कि एक वायर है, कोई भी वायर, उसमें जब तक बीच में कोई ना तो रेजिस्टेंस आ जाए, कोई कैपेसिटर आ जाए, या और भी कोई इंस्ट्रूमेंट आ जाए, कुछ भी ये आ जाए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आ गया वायर के बीच में, जैसे वायर जा रहा था बीच में ये मैंने जोड़ दिया कैपेसिटर यहाँ पे, तो उसके पोटेंशियल में चेंज हो गया। जब तक बीच में कुछ भी ना आए पोटेंशियल सेम होता है, जब तक बीच में कुछ ना आए पोटेंशियल सेम होता है। कैसे, जैसे कि ये वायर है, इसमें इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे भी वही पोटेंशियल, यहाँ पे भी, 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 सभी जगह पोटेंशियल सेम है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी नहीं आ रहा। इसमें क्या हो गया, पोटेंशियल इसका यहाँ तक तो सेम था, फिर यहाँ पे कैपेसिटर आ गया तो इधर का अलग हो गया, इधर का अलग, वो पता नहीं कितना हुआ लेकिन अलग हो गया। इसका भी कुछ अलग होगा, इस वायर का कंप्लीट का सेम नहीं होगा, लेकिन इसका तो सेम होगा ना, क्योंकि इसमें कुछ नहीं आ रहा। तो ये इक्वी पोटेंशियल याद रखना,
अभी सेम क्या होता है, कंडक्टर्स में सभी जगह क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यानी कि पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इसको मिटा लो, ये लगा दिया, कुछ अलग है, अलग पेन से कोई नहीं चल रहा है। तो इक्विवेलेंट बताना है मेरे को। अब देखो ये जो वायर है, सबसे पहले ए और बी के बीच में पूछ रहा है, तो ए और बी के बीच में एक बैटरी जोड़ दो। दो मेथड बताऊंगा आपको, दोनों याद रखना। बैटरी जोड़ दी मैंने, प्लस माइनस की तरह मान सकते हो। तो ये प्लस माइनस यानी कि चार्ज निकलेगा, और चार्ज निकल रहा है यहाँ से रजनीकांत की तरह, और चार्ज निकल रहा है यहाँ से रजनीकांत की तरह। चार्ज जा रहा है, स्पीड से जा रहा है, स्पीड से जाएगा चार्ज, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होगा चार्ज जाता है। देखो यहाँ पे आगे चार्ज के पास तीन रास्ते हो गए। चार्ज रजनीकांत कंफ्यूज, इनमें से किस हीरोइन के पास जाए, सोच रहा है किधर जाए अब, लेकिन ये चार्ज रजनीकांत नहीं है। ये समझदार होता है, ये सोचता है कि कुछ पार्ट इसको दे दो, कुछ पार्ट इसको दे दो, और कुछ पार्ट इसको दे दो। तीन पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया, Q1 Q2 और Q3। दिख नहीं रहा, तो ये Q1, ये Q2 और ये Q3, यानी चार्ज तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब एक बात कंफर्म हो गई यहाँ से, एक बात क्या कंफर्म हो गई कि ये तीनों सीरीज में नहीं हो सकते। क्यों? सीरीज में तो चार्ज सेम होता है ना, इनमें तो चार्ज सेम ही नहीं जा रहा, चार्ज बट गया, मतलब चार्ज के टुकड़े, चार्ज नाराज, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज नहीं हो सकता फिर यहाँ पे। अब देख रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। देखो यहाँ से Q1 चार्ज गया, इसके बीच में कुछ नहीं मिल रहा इसको, ये जा रहा सेम, आराम से जाके इधर से Q1 जाएगा, इधर भी Q1 आ जाएगा, आ गया। इधर से Q2 जाएगा, इस कैपेसिटर को देगा, Q2 जितना एंटर करेगा चार्ज उतना ही निकलता है, चार्ज जितना एंटर करेगा उतना ही चार्ज निकलता है। इधर से Q3 जाएगा, इधर से निकल जाएगा Q3। देख लिए, चार्ज डिवाइड, यानी कि कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखो इसमें जी वाला मैंने इक्विपोटेंशियल बताया था, कुछ दिमाग में पल्ले पड़ा हो तो ठीक है, इन सबको मिटा दो, आपको इतना सब करना कुछ नहीं होगा। फिर बैटरी बैटरी सबको भूल जाओ आप। चलो नया डायग्राम बना देते हैं, है ना। कुछ इसी तरह से था, कुछ ऐसे ही था अपना डायग्राम, पीछे करके देख लो, ये डायग्राम होता है, गलत नहीं बना हुआ तो ये सी, ये सी, ये सी। अब देखो यहाँ से मैं इस ए वाले कोई भी पॉइंट मान लो, इसको ये ए था, ये बी था, कुछ ऐसे ही माना था, ए बी के बीच में पूछ रहा है, मैं इसको पॉइंट को ओ मान रहा हूँ ना, ओ वाले पॉइंट को, और इसको मैं एफ मान रहा हूँ, ओ एफ दो पॉइंट है। मैं इस ओ वाले पॉइंट को यहाँ से उठा के और यहाँ तक ऐसे ले आऊँ, यानी कि इस वायर को यहाँ से खोल के मैं और यहाँ पे कनेक्ट कर दूं, ऐसे इसके ऊपर से लाके ऐसे कनेक्ट कर दूं, तो कोई चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल है, जितना पोटेंशियल यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, सभी जगह पोटेंशियल सेम, तो वायर कनेक्ट करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि चार्ज तो पोटेंशियल डिफरेंस के अनुसार ही फ्लो करता है ना। तो यानी कि इसको यहाँ से खोल के यहाँ पे ले आओ, जब इक्वी पोटेंशियल है, और इसको यहाँ से खोल के यहाँ पे ले आओ, तो ये कुछ इस तरह से नहीं बन जाएगा। एक ये वाला, ये यहाँ पे ले आया, इसके ऊपर से ऐसे, ये इसके नीचे से चला गया। तीन, या किस में दिख रहे हैं आपको, ये ए और बी किस में लग रहे हैं? पैरेलल। तो इस तरह, लेकिन ये सस्ती चीजें क्या मिलती है आसानी से, प्रैक्टिस से समझ में आएगा ये बार बार। अभी और देखते जाएंगे, आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा, कुछ रटना नहीं होगा इसमें। चलो फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, वही देखते हैं ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन, एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं उसमें ना। ये देखो कुछ इस तरह से, 1 2 3 4, और ये बीच में मैंने ऐसे कर दिया, है ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से कैपेसिटर ऐड कर दिया यहाँ पे, सभी की कैपेसिटेंस सी 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 सी। फिर पूछ रहा हूँ मैं, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, ए बी के बीच में सी इक्विवेलेंट कितना होगा। अब बता दो यहाँ से, तो कैसे बताएंगे, ये देखेंगे सबसे पहले कंबाइंड है, कंबाइंड सीरीज में होगा, पैरेलल में, सबसे पहला काम ये हो गया। तो सबसे पहले उस मेथड से चलते हैं, बैटरी वाले मेथड से। इनके बीच में इस तरह से बैटरी कनेक्ट कर दो, बैटरी कनेक्ट, यहाँ से चार्ज गया,
इस तरह से डिवाइड हो गया, यानी कि ये तो पता चल गया ये तीनों आपस में सीरीज में नहीं हो सकते पैरेलल में, इतना पता चल गया। लेकिन इन दोनों का नहीं पता ना, ये कैसे है। इनमें गए देखो, यानी कि ऐसे पता चल गया अपने को जब ये चार्ज डिवाइड हो गया यहाँ से कि ये वाला वायर, ऊपर वाला वायर, बीच वाला और ये नीचे वाले दोनों वायर, और ऊपर वाले दोनों वायर ये आपस में सभी सीरीज में तो हो नहीं सकते, कि ये सीरीज में नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि चार्ज डिवाइड हो गया। अब यहाँ से क्यू चार्ज गया, इसको भी क्यू ही चार्ज मिलेगा, जितना निकला वो इधर से आएगा, यानी कि इन दोनों में चार्ज सेम जा रहा है ना। क्यू यहाँ से गया, इसमें भी क्यू ही जा रहा है, इसमें क्यू था इसमें भी क्यू, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए सीरीज में, ये दोनों क्या हो गए सीरीज में। और सीरीज में क्या होता है इक्विवेलेंट, यानी कि मैं इन दोनों को हटा के अब इसकी जगह ये लिख सकता हूँ मैं, तो इन दोनों को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, सी और सी सीरीज में जा रहे हैं, यानी कि सी और सी सीरीज में गए, तो इन दोनों को मैंने हटा दिया और यहाँ से ये जोड़ दिया मैंने, कुछ एक कैपेसिटेंस जोड़ दिया जिसकी कैपेसिटेंस C/2 होगी। क्यों? क्योंकि ये दो कैपेसिटर कुछ इस तरह से सीरीज में जुड़े हुए, यानी कि 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2, यानी कि ये कितना हो गया 1/C प्लस 1/C, यानी कि C/2 C इक्विवेलेंट। तो इन दोनों का मिला के C/2, ये C, यानी कि C/2 प्लस C, ये तीनों किसमें हो गए पैरेलल में हो गए, यानी कि C/2 प्लस C, ये कितना हो गया 1 2 ढाई 5/2 5C/2, इतना हो गया C इक्विवेलेंट। ए और बी के बीच में C इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा ये, बस यहाँ पे समझने वाला खेल ये था कि उन दोनों को हटा के कभी C/2 का कैपेसिटेंस रखना है अपने को। फिर मान लो इसमें मैं क्या करता, एक कैपेसिटेंस और जोड़ देता यहाँ पे, इसी क्वेश्चन में मैंने एक कैपेसिटेंस यहाँ पे जोड़ दी, तो क्या होता है ये दोनों भी सीरीज में होते हैं, यानी कि इस C की जगह मैं एक ही लिख लेता क्या C/2 का, यानी C/2 C और C/2 तीनों एक दूसरे के पैरेलल में, ये तीनों फिर पैरेलल में तो है, वही तो दो सीरीज में थे, तो ये कितना C 2C हो जाता, फिर C इक्विवेलेंट 2C हो जाता उस केस में। फिर एक यहाँ पे भी जोड़ देता तो कितना होता C/2 3C/2 हो जाता, ऐड करते तो आज ऐसे क्वेश्चन बनना है, बस इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, देखते हैं अभी और समझ में आएगा, देखते रहेंगे तब। चलो फिर एक क्वेश्चन वो देखते हैं ना, कि जिसमें धारिता के समानुपाती में होता है, यानी कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, और उसमें V इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C के। तो ये कहाँ पे आ रही है, तो ये चीजें कहाँ पे काम में आ रही है वो देखना है ना, तो उसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो सबसे पहले एक ये देख लो, ये A B, इसकी कैपेसिटेंस मान लो 30 माइक्रोफैराड है, इसकी मान लो 40, 4 मान लो 3 4 है ना, 30 40 तो बड़ा हो जाएगा, इसकी मान लो 5 माइक्रोफैराड है, ऐसे दे रखा है 3 4 और 5, इनको कनेक्ट किया जाता है, मान लो यहाँ से इस तरह से 2 वोल्ट की बैटरी से इनको कनेक्ट किया जाता है। तो पूछ रहे हैं इन पे, इसको C1 दे रखा है, मान लो इसको C2 दे रखा है, इसको C3 दे रखा है, तो इन पे C1 C2 और C3 की वैल्यू क्या क्या होंगी, इनकी वैल्यूज बतानी है मेरे को बस। अब यहाँ पे वो काम आएगा, वो जो मैंने सेकंड लाइन बताई थी आपको, सेकंड लाइन क्या बताई थी कि जब पैरेलल में होते हैं तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, सॉरी C के, V तो सेम ही होता है सभी जगह, इनका V कितना होगा 2 2 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा होगा इनमें, कहीं पे भी ले लो, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 होगा, है ना। ये किसमें हो गया पैरेलल में, ये तीनों C1 C2 और C3 पैरेलल में, तो कितना 4 3 7 और 5 12 है, यानी कि C इक्विवेलेंट कितना मिल गया मेरे को 12 है। और Q इक्वल टू क्या होता है CV, यानी कि Q नेट इक्वल टू C नेट और V नेट है ना, तो C नेट कितना है, C नेट कितना है मेरे पास में 12, यानी कि 12 ये लिख दिया, और V कितना है 2, यानी कि यहाँ से इस बैटरी से 24 माइक्रोकूलम का चार्ज निकलेगा, इस बैटरी से 24 माइक्रोकूलम, ये माइक्रोफैराड आएगा ना, तो ये भी माइक्रोकूलम आएगा, इस बैटरी से टोटल इतना ही चार्ज निकलेगा 24 माइक्रोकूलम। यहाँ से देखो यहाँ तक आया 24, अब क्या होगा 24 तो आया, अब आगे कैसे कैसे जाएगा इन तीनों में, क्योंकि ना तो इनकी कैपेसिटेंस सेम है, औकात किसकी कितनी है ये तो पता है, लेकिन चार्ज को भी तो कुछ कैलकुलेशन करनी होगी ना कि किसको कितना देना है,
औकात से बाहर दे दिया तो फिर खराब हो जाएगा काम। तो यानी 24 यहाँ से आएगा, Q1 इसमें मान लेते हैं, Q2 इसमें और Q3 इसमें मान लेते हैं ना, इतना इतना चार्ज आ रहा है। तो Q1 इक्वल टू क्या हो गया, C1 V1, Q1 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे Q1 Q2 Q3 की वैल्यू निकालनी थी ना, कैपेसिटेंस तो दे ही रखा है। Q1 इक्वल टू C1 V1, यानी कि ये कितना आ गया C1 V1, ये C2 V2 और ये C3 V3। अब V तो सेम है यहाँ पे सभी का, V कितना है यहाँ पे, जितना बैटरी का उतना ही, तो 2 वोल्ट दे रखा है सभी का। तो ये कितना हो गया, C1 की वैल्यू कितनी 3 इंटू टू, C2 की वैल्यू 4 इंटू टू, C3 की वैल्यू 5 इंटू टू। Q की वैल्यू आ रही है, C3 की वैल्यू 5 है, C2 की वैल्यू 4 है, C1 की वैल्यू 3 है। तो ये कितना आ गया 6, इसमें कितना चल गया 8, इसमें कितना चल गया 10, 6 8 10 है ना, इसमें 6 8 और इसमें आ गया 10। देख रहे हो, इसकी कैपेसिटेंस कम, इसमें चार्ज भी कम जा रहा है। बैटरी समझ गई, इसकी औकात से बाहर, इसको नहीं देंगे कुछ ज्यादा, इसकी दिख रहा है इतना, इसका दिख रहा है इतना, सभी को बढ़ जाता है। तो ये वाला मेथड यहाँ पे काम आता है चार्ज निकालने के लिए फटाफट। तो आपको करना क्या था, क्यू इक्विवेलेंट क्यू निकालना था, नेट क्यू नेट निकाल के C1V C2V C3 ये करना था। अब ये तो आया, पैरेलल की बात खत्म। सीरीज में भी तो थी, दूसरी लाइन लिखवाई थी, वो भी देखते हैं अभी। तो यहाँ पे हम देखते हैं सीरीज वाले के लिए। सीरीज वाले के लिए क्या हो गया, 1 2 3 और इनके बीच में लगा दी मैंने बैटरी। चलो वही कर दिया यहाँ पे, इसकी 3 माइक्रोफेराड है, इसकी 4 माइक्रोफेराड है, इसकी 5 माइक्रोफेराड है, और यहाँ से बैटरी ऐसे लगा दी। तो ए और बी के बीच में, यानी कि यहाँ पे Q1 Q2 Q3, एक तो ये पूछ रहा है, फिर एक पूछ रहा है यहाँ पे V1 V2 और V3, दो चीजें पूछ सकते हैं यहाँ से अपने पास में, है ना। देखिए, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल अलग अलग होता है, पोटेंशियल अलग होता है लेकिन चार्ज सेम होता है। तो चार्ज अपने Q1 एक पता चल जाए तो सारा काम हो जाएगा, यानी कि जितना बैटरी का चार्ज तीनों में सेम जा रहा होगा। ये बैटरी वही 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी, फिर क्या करेंगे, छोड़ देंगे क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन तो लिख लो। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट कितना आ गया, सबसे पहले तो ये देखो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, सीरीज में है, यानी कि 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम यहाँ से कितना, तो इसको सोल्व करेंगे कितना, 5 15 4 60 ले लेते हैं, चलो यहाँ पे, है ना। तो 20 या 60, 15 चौक 60 और 12 पंजे 60, ये कुछ ऐसे हो गया ना। 20 30 40, ये कितना हो गया 47/60, यानी कि 60/47, ये आ गया C इक्विवेलेंट की वैल्यू। 60/47 C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है ना। तो क्या करेंगे, आगे सोल्व करेंगे, और क्या करेंगे, करना क्या है फिर आगे। तो Q इक्वल टू क्या होता है CV, Q इक्वल टू क्या होता है CV। तो Q कितना आएगा, C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू 60/47 और V 2 वोल्ट का, तो यानी कि 120/47, ये आ गई Q की वैल्यू, यानी कि बैटरी से कितना माइक्रोकूलम चार्ज निकलेगा। यहाँ पे एक बात देखने लायक, समझ रहे हो आप कुछ, नोट करने लायक बात है कि सीरीज में, यहाँ पे सीरीज में चार्ज कितना निकल रहा है बैटरी से, 2 वोल्ट की बैटरी है, चार्ज निकाल रही है सेम कंडीशन, मतलब कि 3 4 और 5 माइक्रोकूलम के कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, तो वो चार्ज निकाल रही है 120/47। वहां पे कितना चार्ज निकाली थी, इससे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में चीजें सेम थी, लेकिन वहां पे क्या था, कॉम्बिनेशन पैरेलल में था। तो वहां पे कितना निकाल रही थी वो, 24 माइक्रोकूलम का चार्ज निकाल रही थी। अब देख लो आप, इनकी जरूरत क्यों होती है कैपेसिटर में, कैपेसिटेंस कंबाइन करने की, क्योंकि वही तीनों कैपेसिटर, यानी कि वही बैटरी एक बार 24 माइक्रोकूलम का चार्ज निकाल रही है, और एक बार ये कुछ 47 120/47, ये लगभग कितना आएगा, 50 भी कर लेंगे इसको, 2.5 के लगभग आएगा कुछ, तो ये 2.5 के समथिंग आएगा कुछ, यानी कि 2.34 ऐसे कुछ समथिंग में आएगा। इतना चार्ज निकाले, देखो कितना कम हो गया चार्ज, 12 गुना चार्ज कम हो गया। एक बात और देखिए आपने ये, चलो, और यहाँ पे कैपेसिटेंस कितनी है अपने पास में 60/47, और वहां पे कैपेसिटेंस कितनी आई थी 12 है माइक्रो फैराडे, और यहाँ पे 60/47। नोट कर लेना ये वाली बात कि सीरीज में जो कैपेसिटेंस होती है, सीरीज में जो कैपेसिटेंस होती है
वो जो जितने भी कैपेसिटर्स अपन ऐड कर रहे हैं ना, उनमें सबसे कम कैपेसिटर वाली, सबसे कम कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर से भी कम होगी। यहाँ पे जो सी इक्विवेलेंट निकलेगा, यहाँ पे जो सी इक्विवेलेंट आएगा ना, उसकी वैल्यू 3 से कम होगी। जांच करने का ये तरीका कि आपके पास सी इक्विवेलेंट 3 से कम आएगा। और पैरेलल में क्या होता है कि जितने भी कैपेसिटर अपने पास कंबाइंड है, उनमें जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू उससे भी ज्यादा आएगी। देख लो 5 से ज्यादा बाहर आ गया, ये कितना आ रहा है 47, 1 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा है, यानी कि 3 से कम होगी सीरीज में। तो सीरीज में क्या होता है कि जितने भी कैपेसिटर कंबाइंड होते हैं, उनमें सबसे कम कैपेसिटेंस वाले से भी कम कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलती है अपने को। और पैरेलल में क्या होता है कि जितने भी कैपेसिटर कंबाइंड है, उनमें मैक्सिमम कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर से भी ज्यादा कैपेसिटेंस मिलती है इक्विवेलेंट में। जी, यानी कि दो कैपेसिटर है, देखो एक चीज देखना यहाँ पे, दो कैपेसिटर है, दो और दो, दोनों की जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैराड है। अब मैं पूछ रहा हूं कि ये कैपेसिटेंस ज्यादा करनी है मेरे को, इनको किस प्रकार कंबाइन करोगे कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाए? सिंपल सी बात है, कैसे करेंगे? पैरेलल में कर देंगे इनको, 2 और 2 पैरेलल में हो गए ये दोनों। तो पैरेलल में क्या होती है कैपेसिटेंस, क्या होती है? सेम होती है, सॉरी क्या होता है पैरेलल में? वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि 2 2 पैरेलल में कितना आ गए 4, जबकि इनका सीरीज में करते तो ये कितना 1/2 प्लस 1/2 कितना आता 1। देख लो, यानी कि जब कोई भी दो कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस अपने को इक्विवेलेंट बढ़ानी होती है, तो उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, और जिनकी कैपेसिटेंस अपने को घटानी होती है, उनका सीरीज में कॉम्बिनेशन करते हैं। ये समझाना था यहाँ पे इन सब रामायण से कि कैपेसिटेंस ज्यादा पैरेलल में होती है, कम सीरीज में होती है। और कितनी कम होती है? जितना सबसे कम है उससे भी कम होगी। और ज्यादा कितनी होती है पैरेलल में? जितना सबसे ज्यादा है उससे भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मेरे को V1 निकालना है, यानी कि मेरे को पता है Q1 इक्वल टू कितना हो गया C1 V1, इतना ही होगा। तो V1 इक्वल टू क्या हो गया Q1 अपॉन C1, V2 इक्वल टू कितना हो गया Q2 अपॉन C2, और इसी तरह V3 इक्वल टू क्या हो गया Q3 अपॉन C3, इतना ही हो गया। अब Q1 Q2 और Q3 की वैल्यू Q, और वो कितनी ये आ गई, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। और C1 C2 यानी कि Q1 की वैल्यू और C1 की वैल्यू कितनी है Q1 Q2, यानी कि तो सेम ही है सभी जगह, सीरीज में आ गया तो। और C1 की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट कर दो। फिर इसी तरह 120 अपॉन 47 इसकी 4 पुट कर दो, इसका 120 अपॉन 47 इंटू 5 कर दो। 3 4 5 क्या है यहाँ पे की कैपेसिटेंस, देखा आपने पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखोगे, आप देखोगे कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस किसका आ रहा है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस किसका आ रहा है? कई बैठे होंगे ना दिमाग लगा के इसको पूरा सोल्व कर रहे होंगे। अब भाई पूरा क्या सोल्व करना, ये तो सभी में कांस्टेंट ही है ना, ये वाला तो, ये वाला तो कांस्टेंट ही है ना। और एक बार इस कांस्टेंट में 3 का भाग दे रहे हैं, इस बार 4 का, और एक बार 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा से डिवाइड करेंगे उतना ही कम मिलता है ना अपने को मैग्नीट्यूड। यानी कि एक बार 2 में 3 का भाग दो, एक बार 2 में 4 का भाग दो, और एक बार 2 में 5 का भाग दो, ज्यादा वैल्यू किस में मिलेगी? 2/3 ज्यादा होता है, या 2/4 या 2/5, 2/3 ज्यादा होता है ना। तो यानी कि कांस्टेंट में 3 की सबसे ज्यादा वैल्यू V1 की, फिर उससे कम वैल्यू V2 की, फिर उससे कम वैल्यू V3 की। कुछ इस तरह से अपने को रिलेशन मिला इनमें। अब देखो V1 V2 V3, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C, ये बात बता रहा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/C। तो यानी कि जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटेंस कम होगी, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटेंस कम होगी। इसी का पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा आ रहा है, इसकी कैपेसिटेंस कम है। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सबसे कम आ रहा है क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा है। ये बात यहाँ पे समझने दी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बार बार, सब समझ में आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन अपने आप बनते रहेंगे, आपकी स्पीड हो जाएगी सब सोल्व करने में। तो रेशो वाला लफड़ा समझ में आया क्या होता है? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C के, V इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C के, सीरीज में पैरेलल में दोनों चीजें अलग अलग थी। आ गया होगा समझ में? नहीं आया तो क्या होगा, स्पीड कम कर लो, 0.5 कर लो, 7.5 कर लो, कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं, 2.5 कर लो। और भी नहीं यार तो वापस करके देख लो ना, क्योंकि वीडियो अपने पास जितनी बार देख सकते हो उतनी बार देख लिया करो। समझ में ना आए दोबारा देख। समझ में ऐसे नहीं आएगा बैठे यहाँ पे मन ही मन में सोच रहे हैं यहाँ पे 3 3 यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे पेन कॉपी लेके जब तक ये क्वेश्चन पहले खुद से सोल्व नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा ऐसे।
ये क्वेश्चन आपने सोल्व करोगे आप ये क्वेश्चन, तो आपको अपनी कमी पता लगेगी ना कि मेरी यहाँ पे गलती हो रही थी, मेरे को ये चीज नहीं आ रही थी इसमें। तो चलो फिर ये समझ में आ गया, तो क्वेश्चन करते हैं फटाफट। हाँ, क्वेश्चन दे रखा है कुछ ऐसे बना लो। एक कैपेसिटर यहाँ पे है, एक कैपेसिटर इसमें यहाँ पे है, एक कैपेसिटर इसमें यहाँ पे है। अब देखो इसमें भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं ना। एक कैपेसिटर इसमें यहाँ पे है, मैं मान लो ए बी सी और डी, सभी की कैपेसिटेंस सी 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 है। मैंने सबसे पहले कहा ए और सी के बीच में सी इक्विवेलेंट कितना हो गया, यानी कि सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए टू सी। ए और सी के बीच में सी इक्विवेलेंट कितना हो गया। फिर मैं पूछ रहा हूँ कि सी इक्विवेलेंट ए और डी के बीच में कितना हो गया। इतने ही बन सकते हैं, दोनों चीजें अलग अलग होगी, दोनों का आंसर भी अलग अलग है। क्वेश्चन में आंखें देख के पढ़ लिया करो कि क्वेश्चन में किसके बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, बैठ जाते हैं ऐसे निकालने। तो यहाँ पे पहले वाला ये देख लेते हैं ना, पहले अपन सी इक्विवेलेंट ए और सी के बीच में देख रहे हैं। तो ए और सी के बीच में देख रहे हैं, तो यानी कि ए और सी के बीच में बैटरी कनेक्ट कर दो, ए और सी के बीच में बैटरी कनेक्ट कर दो, बैटरी कनेक्ट कर दो। कुछ इस तरह से बैटरी कनेक्ट करेंगे ना। अब अज्यूम कर लिया करो, यहाँ पे इतना थोड़ी स्क्रीन पे सोल्व कर लिया करो ऐसे क्वेश्चन। तो बैटरी कनेक्ट करेंगे तो देख लो ऐसे बैटरी कनेक्ट, यहाँ से चार्ज निकलेगा ऐसे जाएगा। हम्म? ये वाला चार्ज जाके यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला जाके यहाँ पे आ जाएगा, बैटरी में वापस चला जाएगा, यानी कि बैटरी जितना लिया उतना दे दिया, कोई नुकसान नहीं हुआ यहाँ पे, सर्किट ठीक है। अब देखोगे यहाँ से इन दोनों में चार्ज क्या हो रहा है सेम, इसमें जितना चार्ज जाएगा उतना ही चार्ज इसमें जाएगा ना, इसमें जितना चार्ज जाएगा उतना ही चार्ज उसमें, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस वाला तो आ नहीं रहा। ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में हो गए। तो यानी कि इन दोनों की जगह में क्या लिख सकता हूँ, c/2 कर सकता हूँ। c और c का सीरीज में कितना होगा, c/2। फिर देखो अब इसे ठीक इसी तरह ये दोनों किसमें होंगे, सीरीज में, ये दोनों सीरीज में हो गए, और इनका भी मैं लिख सकता हूँ c/2। यानी कि इनको मिटा के मैं ऐसे लिख दूं, एक c/2 का ऐसे और एक c/2 का ऐसे, ऐसे ही तो है। c/2 दोनों किस में आ गए, पैरेलल में हो गए ना। तो नेट इक्विवेलेंट कितना आ गया, c। ऐसे सोचा करो c c/2 c/2 और c/2 पैरेलल में c हो गया। रेजिस्टेंस में अलग होता है, पैरेलल में उसमें उल्टा होता है ना, उसमें सीरीज में आता है क्या R1 + R2 और पैरेलल में आता है 1/R1 + 1/R2। ये था क्वेश्चन। अब फिर क्या मैं पूछ रहा हूँ, ए और डी के बीच में पूछ रहा हूँ। तो ए और डी के बीच में जब पूछ रहा हूँ, तो ए और डी के बीच में पूछ रहा हूँ, तो ए और डी के बीच में बैटरी लगा दो, यानी कि जिनके बीच में पूछ रहा है उनके बीच में बैटरी लगा दिया करो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सी इक्विवेलेंट कितना आया था, सी तो था। फिर ए और यानी कि यहाँ से करंट जाएगा, इधर निकल जाएगा और इधर निकल जाएगा, जितना करंट इसमें जाएगा उतना इसमें जाएगा, उतना ही इसमें जाएगा, यानी ये तीनों किसमें हो गए, सीरीज में। ये तीनों किसमें दिख रहे हैं अपने को, सीरीज में दिख रहे हैं ना ये तीनों। तो इनका कितना आ गया, c/3, सीरीज में दिख रहे हैं, यानी कि इन तीनों का c/3, और इसका कितना आ गया, c। तो यानी कि c/3 + c, c/3 + c, ऐसे ही तो होगा कुछ, ये पैरेलल में हो गया, तो ये कितना हो गया, 4c/3। यहाँ पे कितना मिल रहा है, 4c/3। तो ये दो कंडीशन, एक तो अपन डायगोनल पे ले सकते हैं, एक उसकी साइड पे ले सकते हैं। अब चलो ए और बी के बीच में बता दो, नहीं हुआ भाई। ए और बी के बीच में भी इतना ही होगा जितना ए और डी के बीच में। देख लो कैसे होगा, ए और बी के बीच में, यानी कि यहाँ पे बैटरी लगा दो, इसको मिटा दो सबको, बैटरी अपन ने कहाँ लगा दी, ए और बी के बीच में ना। तो यहाँ से करंट जाएगा, मान लो करंट इस तरह लगा लो, बैटरी बस लगी हुई है पहले वाले की तरह, सर्किट भी चेंज नहीं करना पड़ेगा ना। तो यानी कि आधा करंट इधर चला गया, आधा करंट इधर चला गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, इसमें गया। तो यानी कि अकेला ये ले रहा है और अकेला ये तीनों में दे रहा है, यानी कि यहाँ जितना करंट इसमें जाएगा उतना, सॉरी चार्ज यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, और फिर यहाँ पे आके मिल जाएगा, और फिर तीनों से निकल जाएंगे। तो कितना आएगा, वही तो सेम खेल है। तो इतने कितने केस बन सकते, दो ही केस बन सकते हैं, एक तो डायगोनल वाला और एक साइड वाला। तो ये इक्विवेलेंट निकाल दिया ऐसे। और देखते हैं अभी,
ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है इस तरह से, इसको सोल्व करने के लिए यूज करते हैं अपन क्या, देखेंगे अभी फिर समझ जाना, खुद ही समझ जाओगे क्या होता है। पूछ रहा है कि इनमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कितना होगा, तो आप क्या करोगे, ए और बी के बीच में बैटरी लगाओगे, इधर करंट जाएगा, ऐसे होगा करंट, ऐसे निकलेगा करंट, यहाँ से आगे इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, फिर इसमें सामने वाले में चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, ऐसे होगा। फिर करंट, जितना भी करंट मिल रहा है वो सारा वापस इसमें आ जाएगा, ऐसे जाके इसमें चला जाएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें जाएगा, करंट पर नहीं जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ही आता है करंट हमेशा, ये याद रखना है ना, पॉजिटिव से चला तो नेगेटिव पे मिलेगा, झगड़ता नहीं है करंट कभी भी, यानी कि चार्ज की बात हो रही है, चार्ज करंट की तरह चलता है, जैसे करंट जाएगा वैसे चार्ज चलता है। तो जैसा कि होता है हर क्वेश्चन की दुखती नस होती है, नब्ज पकड़ में आया तो बीमारी पता चल जाती है ना, बीमारी का पता करना है, यहाँ पे क्वेश्चन की नब्ज पकड़ लो। यहाँ पे देखो अपने को पता नहीं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन चलता आ रहा है, ये वाला कॉम्बिनेशन देखो, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, ये तीनों तो सीरीज में ही है ना, जितना करंट यहाँ पे आएगा उतना उतना यहाँ तक आएगा, यहाँ तक तो ये तीनों तो सीरीज में है ना, क्योंकि तीनों में चार्ज सेम रहेगा, चार्ज सेम सीरीज में, यानी कि 6/3 कितना हो गया 2, यानी कि इन दोनों की जगह, इन तीनों की जगह मैं 2C नाम का यहाँ पे इक्विवेलेंट का एक ही कैपेसिटर रख सकता हूँ ना, इन तीनों की जगह मैं यहाँ पे 2C फैराडे का एक ही रख सकता हूँ, यानी कि इन तीनों को मिटा दो, तीनों को मिटा दो, और इनकी जगह मैं एक कबीर सिंह सस्ता ये रख दिया मैंने यहाँ से, इस तरह से 2 कूलम का, ये सॉरी 2C का मैंने यहाँ पे कैपेसिटर रख दिया, तीनों की जगह काम करेगा। अब यहाँ पे देखो 2C और 4C पैरेलल में, यानी कि ये कितना हो गया 6C, 2C और 4C कितना हो गया 6C, तो यानी कि इन दोनों को मिटा के फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहां से मिटा दो फिर आगे से, यानी कि मैं यहाँ पे 6C का एक कैपेसिटर रख सकता हूँ दोनों की जगह। फिर यहाँ पे देखो इस तरह से, फिर ये तीनों किस में आ गए सीरीज में, यानी कि यहाँ पे ये सीरीज में कितना हो गया, ये हो गया 2C, फिर 2C 4C ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, कितना 6C, 2C 4C 6C, फिर ये हट जाएगा यहाँ से सारा 6C आ जाएगा, यानी कि 6 और 6 कितना हो गया 2, यानी कि इनमें कैपेसिटेंस कितनी आ गई 2 कूलम C इक्विवेलेंट। इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, लगाते रहो काम होता रहेगा, या फिर ऐसे बोलते हैं इसको रिडक्शन मेथड या सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं, सिंपल हो गया ना ये काम अपना, इस तरह से सोल्व करना होता है। चलो और देखते हैं अब इस पे, तो ये इस तरह से एक जवाब दिया हुआ है, पूछ रहे हैं ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कितना होगा, बैटरी लगा दो, बैटरी लगा दो, छोड़ो बैटरी लगाओ चाहे मत लगाओ, सिंप्लीफिकेशन मेथड देखते हैं, यानी कि ए से चार्ज एंटर कराओ, एंटर करवा दिया, पता नहीं कहां से जाएगा, और बी से निकालना है बस ये पता है, सीरीज पैरेलल कुछ नहीं करना। देखो ये दोनों किसमें 6 और 6, इन दोनों का तो पता है ना, नब्ज पकड़ में आ गई, 6 और 6 ये किसमें हो गए 6 और 6 दोनों सीरीज में, यानी कि 6/2, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो गया 3, यानी कि मैं इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं इन दोनों की जगह 3 लिख सकता हूँ ना, एक कैपेसिटर 3 का लिख सकता हूँ इन दोनों की जगह 3 फैराडे का। फिर यहाँ पे देखो 3 और 3 ये दोनों किसमें हो गए पैरेलल में दिख रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि चार्ज दोनों में अलग अलग जा रहा है, तो 3 और 3 पैरेलल में कितना हो गया, ये दोनों के करेंगे तो इन दोनों का कितना हो गया 6 हो गया। फिर ये देखो 6 और ये 6 किसमें सीरीज में, दोनों का कितना हो गया 3, फिर 3 और 3 इन दोनों को हटा के यहाँ पे 3 फैराडे का लगा देंगे, तो 3 और 3 कितना हो गया 6 पैरेलल में, फिर 6 और 6 दोनों किसमें हो गए सीरीज में, 6 ये वाला 6 और ये वाला 6 के 3 है, बांध खा रखे कि दिख नहीं रहा है ना, ऐसे बोलोगे आप। दोबारा देखो इन दोनों की जगह 6 आ गया, यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक देखो 6 और 6 और 6 दोनों का सीरीज में कितना मिलेगा मेरे को 3 मिल गया यहाँ पे, यानी कि इन दोनों की जगह मैं 3 लिख सकता हूँ। फिर 3 और 3 दोनों पैरेलल में कितना हो गया 3 और 3 दोनों पैरेलल में हो गया 6, यहाँ पे देखो 4 डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल में 6 हो गया। फिर यहाँ से 6 और ये 6, फिर ये सब हटा जाओ, यहाँ पे 6 का ही लगा दो, ये जितना भी इधर का लफड़ा था ये खत्म हो गया, और यहाँ पे 6 का कर दो, फिर तो ये 6 ये दोनों किसमें हो गए सीरीज में, 6 और 6 3, यानी कि इन सबको हटा के फिर 3 का करेंगे, 3 और 3 कितने कितने हो रहे हैं 6, फिर 6 और 6 फिर कितने हो गए 3 और 3 फिर कितने हो गए 6,
तो नेट कितना मिल रहा है 6 कूलम। ट्राई करना। यहाँ तक आया तो यहाँ तक एक बार वो देख लो ना, यहाँ तक आने के बाद मिटा दे, दोबारा बनाऊंगा नहीं है ना। 6 और 6 ये दोनों किसमें आ रहे हैं सीरीज में, यानी कि इनका 3 हो जाएगा। फिर 3 और 3 पैरेलल में, 3 और 3 पैरेलल में, यानी कि इनको मिटाने के बाद यहाँ पे मैं 3 लिख सकता हूँ ना, एक ही कैपेसिटेंस, ये वाला 3, ये वाला 3, 3 और 3 ये दोनों कितने हो गए 6, यानी कि अब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो गया 6, यानी कि इन दोनों की जगह मैं एक ही लिख सकता हूँ ना 6 का, ये इधर का लेफ्ट खत्म सब, यानी कि उन सबको हटा के आज 6 आ गया रिजल्टेंट बस। अब ये देखो ये 6 और ये 6, ये 6 और ये 6 कितने सीरीज में है, तो यानी कि इन दोनों का कितना हो गया 3 हो गया, ये वाला 3। अब ये दोनों पैरेलल में 3 और 3 ये पैरेलल में, इन दोनों का कितना हो गया 6। सिंपल सी बात है, सिंपलीफिकेशन होता है, बस सोल्व करते जाओ, बार बार काम होता रहेगा। तो इस पे बनता है ये क्वेश्चन और देख लेते हैं अभी। जैसे आपको दे दे सीरीज में दे दे कि यहाँ पे एक सी का जुड़ा हुआ है, फिर इस तरह से 1/2 सी का जुड़ा है, फिर यहाँ से कितना 4 सी का, फिर यहाँ से कितना 8 सी का, फिर ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट टर्म्स बना रहा है। तो पूछ रहा है सी इक्विवेलेंट कितना होगा, क्या होगा, इनफाइनाइट पे जा रहा है, कब से बाहर हो गया है ना, मैथ आती नहीं। तो सबसे पहले वो करेंगे सी इक्विवेलेंट क्या हो गया सीरीज में, यानी कि 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c1 की वैल्यू c, c2 की वैल्यू 2c प्लस c3 की वैल्यू 4c प्लस c4 की वैल्यू 8c, ऐसे ऐसे चलते जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, पता नहीं कितने टर्म है। तो यानी कि यहाँ से 1/c, c कॉमन में ले लिया 1/c, तो यहाँ पे कितना बच गया 1 प्लस यहाँ पे कितना बच गया 1/2 प्लस यहाँ पे कितना बच गया 1/4 प्लस यहाँ पे 1/8, इस तरह से चलता जा रहा है। इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ 2 की क्यूब, ऐसे 2 की 4, 2 की 5, ऐसे बनता जा रहा है कुछ। तो ये जो इन्फिनिटी का इनका सम होता है वो फाइनाइट होता है, कितना होता है वो, इसके लिए फॉर्मूला होता है, जो इनका टोटल सम आएगा वो होता है 1/1 माइनस आर, यानी कि a अपॉन a माइनस आर बोलते हैं ना, ए भी होता है यहाँ पे। जब क्या r क्या होता है इनके बीच का डिफरेंस, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 1/2 ही तो आ रहा है बीच का डिफरेंस, 1/2 और ऐड करेंगे तो 1/4, फिर 1/4 में 1/2 और ऐड करेंगे तो 1/8, यानी कि बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 1/2 का। तो यानी कि जो r होता है वो लेस देन होता है 1 से, तब ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे। और a क्या होता है यहाँ पे, ये होता है फर्स्ट नंबर, ये होता है अपने पास में फर्स्ट नंबर, और r क्या होता है इनके बीच का डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे r इक्वल टू कितना है 1/2, r होता है बीच का डिफरेंस, ये होता है फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो यानी कि 1 माइनस 1/2, तो ये सोल्व करेंगे 1 में से 1/2 गया तो ये कितना हो गया 1/1/2, तो ये कितना हो गया 2/1, इस तरह से। यानी कि इनका इनफाइनाइट कितना मिल गया मेरे को, फाइनाइट सम 2, इतनी भी सीरीज थी उसका फाइनाइट मेरे को 2 मिल गया, ये मिल गया। तो 1/c इक्विवेलेंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1/c इंटू 2, इस सीरीज की जगह तो 2 मिल गया ना मेरे को, यानी कि c इक्विवेलेंट कितना हो गया c/2, इस तरह से इन्फिनिटी में टर्म्स दे रखे हुए हैं तो उनका होता है c/2। कुछ आ रहा है समझ में, ये तो नॉर्मल चीज होती है, मैथ 10th की है ना, तो नीट वालों अपने लिए तो कुछ ज्यादा हो जाती है, तो ये देख लेना फॉर्मूला रट लेना, याद नहीं हो रहा तो ये बहुत काम आता है, ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में काफी यूज हो रहे हैं इसके। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जब बात इन्फिनिटी पे आएगी तो ये कैसे रख सकते हैं, ये तो काफी फेमस क्वेश्चन है, रट लेते हैं अपन जो है ना, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, इस तरह से कॉम्बिनेशन चलता रहता है इन्फिनिटी तक। एक सीढ़ी बना रहा हूँ, इतना ही नहीं और भी बनेगा अभी, इस तरह से बना लेते हैं ना, इनके बीच में और ऐड है ना, अब इस तरह से आगे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, इन्फिनिटी पे जाके खत्म हो रहे हैं। ये ना, ये होता है सी सी सी, ये आगे जाइए इन्फिनिटी खत्म हो रहा है। तो फिर पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट कितना होगा, ए और बी के बीच में बैटरी लगा दो, काम खत्म है ना।
अब ए और बी के बीच में इनफाइनाइट टर्म्स, जैसे मैं बताता जा रहा हूँ, इसके लिए फॉर्मूला होता है, रटना नहीं है आपको फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला होता है वो रटना नहीं है आपको ना, समझना भी नहीं है फॉर्मूला, कोई काम नहीं रहेगा आपके पास है ना, सीधे सोल्व करोगे, वैल्यू दी हुई होगी आपके पास। अब यहाँ पे एक्सेस देखो कि इसमें जो ये टर्म है 2c और c, एक स्टेप जो सबसे आगे का स्टेप है मैं उसको हटा रहा हूँ, मैं उसको हटा रहा हूँ, जो आगे का स्टेप होगा मैं उसको हटा दिया, क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी में से एक हटा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी कि जितना इनका रिजल्टेंट होगा, जब ये साथ में था रिजल्टेंट तब और ये साथ में नहीं था तब, दोनों रिजल्टेंट में कोई फर्क नहीं होगा, यानी कि मैं इन दोनों के बीच का, यानी कि इनके बीच का रिजल्टेंट मान रहा हूं, मैं इनको हटा दो और मैं इनका रिजल्टेंट मान रहा हूँ x, a और b के बीच का मैंने x मान लिया, चलो मेरी मर्जी में कुछ भी मान सकता हूँ, x y z, मैंने x मान लिया और इस टर्म को मैंने हटा दिया। मैंने क्या माना सुनना ढंग से, कि a और b के बीच का इक्विवेलेंट मैंने c मान लिया, कि इनके बीच की कैपेसिटेंस c आएगी, यानी कि इन दोनों के बीच में भी c रहनी है, इन सभी के बीच में c तो रहनी है। फिर मैं एक स्टेप को हटा रहा हूँ, इन्फिनिटी में से एक माइनस कर दो, दो कर दो, तीन कर दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता इन्फिनिटी को, तो यहाँ पे 2c और c, x को यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पे एक चीज, इन दोनों को मिटा के डायग्राम पे ध्यान रखना ऐसे, और इन दोनों की जगह में x कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर रख दूं तो काम हो जाएगा, क्योंकि तो मैंने सी इक्विवेलेंट मान लिया ना, सी हो गया, बस फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना, वो क्या था ऐसे, कुछ ऐसे था वो, है ना, और एक ऐसे जुड़ा हुआ था उससे, करना क्या होगा, अब यहाँ पे मेरे को ये मान लो आप a डैश और ये वाली मान लो आप b डैश, इन दोनों के बीच में मैंने x कैपेसिटेंस का, x इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर रख दिया, इतना ही तो कर रहा हूं मैं, यही काम किया मैंने। इसकी भी कितनी है 2c और इसकी कितनी है c, अब देखो क्या होगा, यहां से चला करंट इधर 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 आ गया चार्ज, तो 2c और x ये दोनों किस में है, सीरीज में, यानी कि इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 2c इंटू एक्स अपॉन में 2c प्लस x, इनका रिजल्टेंट ये बनेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये बनेगा, और फिर ये c के साथ पैरेलल में, यानी कि इस पूरे कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट क्या मिल गया मेरे को ये, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, x के इक्वल, क्यों? क्योंकि इनका मैंने पहले से ही x माना है ना, ये यहाँ पे समझने वाली बात है कि मैंने इन दोनों के बीच में a और b के बीच में x माना। फिर यहाँ पे चलो पहले कैपेसिटर पूरा कर ले रहे हैं अपना, ये c था, ये 2c था, ऐसे था कुछ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, a डैश और b डैश, जब a और b के बीच में क्या है, जब a और b के बीच में x है, तो a डैश और b डैश के बीच में भी इक्विवेलेंट x ही होगा, क्योंकि इन्फिनिटी में से एक टर्म कर देने पे, एक टर्म कम कर देने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो a डैश और b डैश के बीच में भी कितना होगा x, वही चीज मैंने यहाँ पे की, a डैश b डैश के बीच में मैंने यहाँ पे इस तरह से वायर माना ना, कोई a डैश b डैश ये वाला, इस तरह से कि यहाँ तक इक्विवेलेंट x हो गई, तो इसको सोल्व किया तो आगे ये चीज मिल गई मेरे को, बस इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरे हिसाब से यहाँ तक सोल्व करने के बाद चार ऑप्शन मिलते हैं नीचे, चारों में से वैल्यू पुट करके देख लो, एक वैल्यू पुट करेगा तो अंदाजा लग जाएगा कौन सी वैल्यू आने वाली है, जल्दी काम हो जाएगा, बस इतना ही काम करना था आपको। लेकिन फॉर्मूला पूरा सोल्व करते हैं तो ये कितना हो गया 2c प्लस एक्स प्लस ये कितना हो गया 2c स्क्वायर प्लस cx इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2c प्लस एक्स स्क्वायर, 2cx प्लस एक्स स्क्वायर इतना हो जाएगा, cx से एक cx कैंसिल हो जाएगा, 2c और x, 2c स्क्वायर और x स्क्वायर, ये 2cx है ना, यहाँ पे 2cx और cx ये कितना हो गया, यहाँ पे फिर इन दोनों में से एक कैंसिल करेंगे, यहाँ पे cx हो जाएगा, कितना ऐसे cx बच गया यहाँ पे, तो ये कितना हो गया यहाँ पे देख लो cx प्लस 2c स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये कुछ गुणनखंड विधि बन गई, सिद्धाचार्य सूत्र लगाओ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर लेना, वो इसका फॉर्मूला होता है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। लेकिन
आपको ना ये रटना है ना ये रटना है, गुणनखंड वगैरह करोगे काफी टाइम लग जाएगा। ऑप्शन देगा आंसर लगाया, ऑप्शन देगा आंसर लगाया, टेन ट्रायल मेथड लगाओ, आंसर लगा लगा के देख लो। इसमें एक सीरीज गायब कर देता है, फिर वो सिंप्लीफिकेशन नहीं करके देख लिया करो। इस तरह से इन्फिनिटी थ्योरम का रिजल्टेंट निकालते हैं। ये समझना था बस। यहाँ पे इनकी एक्स मान लो तो यहाँ भी एक्स होगी, क्योंकि इन्फिनिटी में से एक दो कम करेंगे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि एक्स यहाँ पे लगा दो। फिर यानी कि क्या किया कि इसको हटा के ये चीज यहाँ पे जो चीज समझने वाली थी वो ऐसे समझो कि मैंने ए और बी के बीच में रिजल्टेंट कितना माना, एक्स माना कि इन जब ये पूरी टर्म थी तो रिजल्टेंट एक्स था। अब मैं इसमें से एक स्टेप हटा रहा हूं, एक ही स्टेप हटाया है मैंने, तो भी कोई खास फर्क थोड़ी पड़ेगा उस पर, वो भी एक्स ही रहेगी। फिर भी पहले एक्स थी इन दोनों के बीच में, फिर मैंने इसको हटा रहा हूं तो भी एक्स है, बस इसको हटा लो फिर एक्स लगा के वैल्यू पुट, काम खत्म हो जाएगा। या फिर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देख लो कि मैंने ये जो एक स्टेप हटा दिया, मैंने ये एक स्टेप हटा दिया पहले, उसके बाद जो इक्विवेलेंट मिला वो एक्स था। तो जो ये एक स्टेप होगा, एक स्टेप के साथ में भी इक्विवेलेंट एक्स मिलेगा, तो इन्फिनिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस करेंगे। इसको हटा दो फिर यहाँ पे एक्स पुट कर दो। सोचने की बात है, दोनों तरीके से सोचे काम हो जाएगा। तो इस तरह से ये निकलता है अपना कैपेसिटेंस जब इनफाइनाइट टर्म्स दे रखे होते हैं। फिर एक और बनता है इसमें बढ़िया, वो भी देख लेते हैं अभी। बढ़िया या जैसे क्यूब दे रखा होता है, इस तरह से अपने पास एक क्यूब दे रखा है, इसकी चार साइड्स मान लो क्या, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, सारी कुछ लिख दो यहीं पे, है ना। चार सामने वाले चार पीछे वाले, चार सामने वाले चार पीछे वाले, बस ये देखना। अब इन पे सभी पे इस तरह से कैपेसिटर लगे हुए हैं, इस तरह से इन पे कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो ध्यान रखना इन पे कैपेसिटर है। एज पे जितने भी एज होते हैं, एज कितनी होती है अपने पास में 12, एक कैपेसिटर में कितनी एज होती है 12, सभी पे कैपेसिटर लगे हुए हैं। एक सॉरी क्यूब में कितने एज होते हैं 12, सभी पे एक एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यानी टोटल कैपेसिटर कितने हो गए 12। अब बात है इसमें खेल, ऐसे देखो इस डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ना अभी बढ़िया से। कुछ ये बना दिया मैंने इस तरह से क्यूब। अब मैंने यहाँ पे कैपेसिटर, आप मान लो मैंने बनाया नहीं कैपेसिटर, तो इसमें ये क्या था, ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, ये ई था, ये एफ था, ये जी था और ये एच था। 12 कैपेसिटर इसमें लगे। सबसे पहले पूछ रहा है कि इसमें दो दूरस्थ बिंदु, यानी कि जिन कोई भी दो पॉइंट जिनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हो, क्वेश्चन घुमा रहा है ना। पहले नॉर्मल चीज समझो कि इसके बॉडी ए और जी, ये वाले कि मैं ए और जी के बीच में मेरे को रिजल्टेंट क्या निकालनी है, ए और जी के बीच में रिजल्टेंट सी इक्विवेलेंट निकालना है मेरे को, ए और जी के बीच में निकालना है। तो ए और जी के बीच में सी इक्विवेलेंट कितना होगा, सोचो। एक क्यूब है मेरे पास, उसका ए और जी वाला पॉइंट क्या होता है, ए और जी वाले पॉइंट क्या होंगे, उसके बॉडी सेंटर से क्रॉस कर रहा होगा ना, इस तरह से ए वाला पॉइंट इसके बॉडी सेंटर से क्रॉस करके जी तक जा रहा होगा, यानी कि ये वाला इसका कितना हो गया, लॉन्गेस्ट पाथ हो गया। फिर आपको ऐसे बोल सकता है कि इसके बॉडी सेंटर को मिलाने वाले पॉइंट्स के अकॉर्डिंग सी इक्विवेलेंट निकालो, या इसके लॉन्गेस्ट पाथ के अकॉर्डिंग सी इक्विवेलेंट निकालो, या फिर ए और जी के अकॉर्डिंग सी इक्विवेलेंट निकालो, सबकी बात एक है। और उस सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आती है 6/5 सी। यहाँ पे कैपेसिटेंस सी दे रखी है ना सभी की, सी 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 ऐसे कैपेसिटेंस, तो 6/5 सी आती है बॉडी डायगोनल, या फिर क्या बोल रहे हैं लॉन्गेस्ट पाथ, या फिर ए और जी के बीच में पॉइंट देख लेना, उनके बीच में मिलाने वाले पॉइंट्स के अप्रोक्स कितना होता है 6/5 होता है, 6/5। चलो एक केस ये बन गया इसमें। फिर मैं एक केस ये भी बना सकता हूं उसमें, क्या ए और एच के बीच में,
ए और एच के बीच में कितना होगा, सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड एच, सी इक्विवेलेंट ए एंड एच, इनके बीच में कितना आ जाएगा, इनके बीच में देखोगे ये क्या है, या ये क्या कह सकता है कि फेस डायगोनल से क्रॉस करने वाले पॉइंट्स के अलोंग, तो आता है यहाँ पे 3/4c, ये मिलता है 3/4c। फिर एक कह सकता है कि ए और डी के बीच में बता रहे हैं, सी इक्विवेलेंट बताओ ए और डी के बीच में, वो कितना आता है, वो आता है 12/7c। यहाँ पे ये तीनों चीजें नोट करने वाली बात है, एक तो ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। ये भी याद रखना है कि किन किन के बीच में है, ऐसे याद नहीं रखना ए और जी के बीच में, ये याद नहीं रखना। आपको याद कैसे रखना है कि बॉडी डायगोनल से जा रहा है पॉइंट, बॉडी डायगोनल वालों को मिला रहा है तो 6/5c, फेस डायगोनल वालों को मिला रहा है तो 3/4, सॉरी 4/3 होगा नहीं, और जब साइड में आपस में एक साइड को ही मिला रहा है तो 12/7c। याद रखना जितनी ज्यादा दूर होता है उतने कैपेसिटेंस कम हो जाती है। इनकी आ रही है कितनी 1.2 आ रही है, इनकी कितनी आ रही है 1.33 आ रही है, और इनकी कितनी आ रही है 1.7 के समथिंग आ रही है। तो याद रखना है ना कि जितनी ज्यादा दूर कैपेसिटेंस याद रख लेना। तो 6/5 तीन चीजें याद रखनी, 6/5, 4/3 और 12/7। 6/5 किसकी होगी, जो सबसे ज्यादा दूर होगा, और सबसे ज्यादा दूर कौन सा होता है, बॉडी डायगोनल, तो 6/5 होगा। फिर एक होता है 4/3, 4/3 क्या होता है, दूसरा सबसे कम, तो वो कौन सा होता है, फेस सेंटर से, यानी कि फेस डायगोनल से जाने वाला। ये कैसे बनते हैं इसमें तीनों। अब मैं ऐसे बोल दूं, आपको ऐसे डायग्राम दे दिया, डायग्राम में कह रहा है कि ए और एफ के बीच में कितनी कैपेसिटेंस आएगी, ए और एफ के बीच में कितनी कैपेसिटेंस आएगी, क्या करेंगे फिर। एफ का तो बताया नहीं किसी ने, ऐसे ऐसे बता देता, अरे भाई एफ देख यहाँ पे क्या हो रहा है, फेस डायगोनल पे तो आ रहा है, ए और एफ क्या आ रहा है, फेस डायगोनल पे तो आ रहा है, तो फेस डायगोनल पे कितना होता है 4/3। तो ये याद रखना है कि ये किस पे, बॉडी डायगोनल पे आ रहा है, ये आ रहा है फेस डायगोनल पे आ रहा है, और ये दो एज को मिला रहा है, यानी कि एक साइड पे आ रहा है। ये थी नोट करने वाली समझ। फिर ऐसे बोलते हैं आपको कि बी और सी के बीच में कितना होगा, तो बी और सी देखो क्या है, एक साइड है क्यूब के, तो कितना होता है 12/7। फिर ऐसे बोलते हैं कि एफ और सी के बीच में कितना होगा, तो एफ और सी कितना आ रहा है, बॉडी डायगोनल, सॉरी किस पे आ रहे हैं, एफ और सी, एफ और सी किस पे आ रहे हैं, फेस डायगोनल पे, तो एफ और सी के बीच में कितना है 4/3 होगा। फिर एक और पूछते हैं कि यहाँ से एफ और डी के बीच में कितना होगा, एफ और डी के बीच में, तो देखो एफ और डी क्या है, एक दूसरे के बॉडी डायगोनल, रूम के एक कॉर्नर से लेके दूसरे वाले निचले कॉर्नर तक जाना है, रूम के एक सामने वाले अपर से निचले कॉर्नर तक जो बॉडी सेंटर को क्रॉस करते हुए जाए। सॉलिड स्टेट पढ़ रखा है सबने, तो ये कितना आ जाएगा 6/5 से। तो ये याद रखना था इसमें, है ना, कि बॉडी डायगोनल से। चलो ये वाली चीज मैं लिखवा देता हूँ आराम से। पहला, कोई भी दो पॉइंट जो एक दूसरे के बॉडी डायगोनल पे हो। ऐसे कितने पॉइंट हो सकते हैं, वो कितने होंगे अपने पास बॉडी डायगोनल पे मिलने वाले, ऐसे दो ही पॉइंट हो सकते हैं ना, सॉरी पॉइंट 4 हो सकते हैं, दो ही तो, एक क्यूब में दो ही तो बॉडी डायगोनल होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 6/5c। फिर आता है, ये रहने दो ना, कंफ्यूज हो गए, 6/5c बॉडी डायगोनल से 6/5c। जब पूछ रहे हैं अपने पास में फेस डायगोनल से, तो कितना होता है 4/3c। फिर पूछ रहे हैं अपने पास में किससे, साइड से, यानी कि दो पॉइंट जो एक दूसरे के साइड पे है, यानी कि एक क्यूब के दोनों भुजा पे ही रखे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, फेस साइड से डायगोनल दिया ना, ये कितना हो जाएगा 12/7c। जितना दूर उतनी कम। ये कितनी होती है 1.2, ये कितनी होती है 1.33 के समथिंग, ये होती है 1.7 के समथिंग आएगी। उनको देख लो, जितना ज्यादा दूरी उतना कम कैपेसिटेंस, जितनी ज्यादा दूरी उतना कम कैपेसिटेंस। तो ये तीन चीजें इस क्यूब में याद रखनी थी, पॉइंट मत याद रखो चाहिए से। तो यहाँ पे बॉडी डायगोनल पे कौन से आ रहे हैं, ए और जी और एफ और डी, दो ही तो आ रहे हैं। ये डी एफ पूछ लिया, सही में बात है, क्या बात है। फिर फेस कितने होते हैं, फेस डायगोनल कितने हो सकते हैं, फेस डायगोनल कितने होते हैं, एक क्यूब में होते हैं 6 फेस, और एक फेस पे 2 बॉडी डायगोनल बन सकते हैं, तो टोटल कितने 12 फेस डायगोनल हो सकते हैं। तो 12 केसेस में ये बनता है, जैसे कि ए और एफ के बीच में, बी और ई के बीच में बन गया, एक ए और एच के बीच में, ई और डी के बीच में बन गया, एच और सी के बीच में बन गया, जी और डी के बीच में बन गया।
फिर बी और जी के बीच में बन गया, ई और एफ और सी के बीच में बन गया, फिर एक बनेगा जी और ई के बीच में, एक बनेगा एफ और एच के बीच में। इस तरह से 6 फेस पे कितने 6 ही बनेंगे, 6 फेस पे 12 बॉडी फेस डायगोनल हो सकते हैं। और साइड तो ए बी बी एफ एफ जी, साइड देखो ए बी बी एफ जी एच डी ए ई डी सी बी सी ई एफ, सभी साइड हैं इसकी, उन पे साइड्स पे गिनना होगा 12 बाई 6, बस ये याद रखना था इसमें। तो इस तरह से होता है अपना कैपेसिटेंस खत्म। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तो इससे पहले आप वैक्सीनेशन याद रखना। थैंक यू।